Here we will discuss about the most important topic of forest management, that is rotation or production period. So what is rotation? Rotation क्या होता है and it is also called production period. Means जहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट क्रॉप की बात करें या ट्री की बात करें, सो बेसिकली फॉरेस्ट क्रॉप्स के वो टाइम पीरियड फ्रॉम रीजनरेशन टू फाइनल फेलिंग. तो रीजनरेशन से ही फाइनल फेलिंग के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसी को प्रोडक्शन पीरियड और रोटेशन कहते हैं. एंड नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि मतलब कॉमनली अगर हम इसे कहें तो नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन फॉर्मेशन और रीजनरेशन ऑफ अ क्रॉप एंड इट्स अ फाइनल फेलिंग. सो फॉरेस्ट मतलब इसमें क्या होता है कि इट इज़ द एवरेज एज ऑफ ट्रीज़ कह सकते हैं, कहाँ से मेच्योर होने से फाइनल फेलिंग तक का जो उनकी एवरेज जो एज होती है, दैट इज़ नोन एज रोटेशन. अभी और बात करेंगे इसके बारे में. तो यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशन है जो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग लोगों ने दी हुई है. सो देयर आर फ्यू डेफिनेशंस. नाउ अब हम बात करते हैं रोटेशन इन रेगुलर एंड इरेगुलर क्रॉप्स और फॉरेस्ट. सो बेसिकली होता है क्या कि इन द इरेगुलर और रेगुलर क्रॉप्स वी ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक लाइक इन previous lectures, so you can check out regular and irregular crops. तो फॉरेस्ट रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर की अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर में कौन से फॉरेस्ट आ जाते हैं, रेगुलर में आ जाते हैं हमारे बेसिकली सेल्टरवुड एंड क्लियर फेलिंग सिस्टम. एंड इरेगुलर सिस्टम में आ जाते हैं फॉरेस्ट में. हम जैसे बात करें तो सिलेक्शन सिस्टम बहुत कॉमन है. सो हम बात करते हैं अब यहाँ पे बात करते हैं रोटेशन. वैसे रोटेशन टर्म जो है वो ओनली रेगुलर फॉरेस्ट के लिए ही मतलब अप्लाई होती है. ओनली रेगुलर फॉरेस्ट के लिए ही हम इसे अप्लाई करते हैं और इरेगुलर क्रॉप्स या इरेगुलर फॉरेस्ट के लिए हम रोटेशन टर्म का यूज नहीं करते हैं. तो अभी हम इस पर बात करेंगे किस तरह से. मतलब इरेगुलर फॉरेस्ट में क्या होता है ना, रेगुलर फॉरेस्ट क्या होता है कि जहाँ पे सारे हमें सिमिलर मतलब एक ही टाइप एज ग्रुप के ट्रीज़ मिलेंगे या क्रॉप मिलेगी. तो वहाँ पे क्या होता है, ये जैसे हमारे सेल्टरवुड सिस्टम में है और क्लियर फेलिंग सिस्टम में है, वहाँ पे का जो टाइम ड्यूरेशन है फेलिंग से लेकर मतलब रीजनरेशन एक साथ हो रहा है एंड फेलिंग एक साथ हो रही है, तो सब लोग जो भी स्टैंड में ये मतलब अप्लाई हो रहा है वहाँ पे जो एज ग्रुप है वो सिमिलर मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है. बट इरेगुलर में क्या होता है कि हमें इरेगुलर में जब हम सिलेक्शन फॉरेस्ट में सिलेक्शन फॉरेस्ट सिल्विकल्चरल सिस्टम में जो सिलेक्शन सिस्टम आता है उसमें हम जब इसे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है अलग अलग मतलब एक ही स्टैंड में अलग अलग हमें ईयर के ट्रीज या क्रॉप्स मिलती है. तो हम क्या करते हैं, तो इरेगुलर फॉरेस्ट में ये टर्म्स चेंज हो जाती है कटिंग साइकिल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मैं अगर एक एज ग्रुप लूँगी, फॉर एग्जांपल एज ग्रुप मैंने एक मतलब डायमीटर क्लास के अकॉर्डिंग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने क्लासीफाई किया है. तो मेरे 10 ईयर्स के अलग हैं, 15 ईयर्स के अलग हैं, 20 ईयर्स के अलग हैं. तो इसके बेस पे मैं सर्कल अपना रीजनरेशन और फेलिंग करूँगी, तो दैट विल बी कटिंग साइकिल. उसको कटिंग साइकिल बोला जाता है इरेगुलर फॉरेस्ट में, और ये टर्म हम ओनली रेगुलर फॉरेस्ट के लिए यूज करेंगे. अब सबसे बड़ी टर्म आती है यूज़ ऑफ रोटेशन. रोटेशन का यूज़ कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईल्ड रेगुलेशन के लिए. ईल्ड को रेगुलेट करने के लिए, प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए इट्स अ वेरी यूजफुल टर्म, यूजफुल टेक्निक. लाइक हमें जब भी कोई फॉरेस्ट को मैनेज करना है तो उसके डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हमारे पर्पज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं. सो हमें इस बेसिस पे रोटेशन पीरियड हमें डिसाइड करना होता है. सो वी विल डिस्कस इन दिस. सो 6 टाइप के हम रोटेशन को फॉरेस्ट्री में बेसिकली स्टडी करते हैं और फॉरेस्ट मैनेजमेंट में 6 टाइप के ये जो रोटेशन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो फिजिकल रोटेशन, सिल्विकल्चरल रोटेशन, टेक्निकल रोटेशन, rotation of maximum volume production, and rotation of highest income and financial rotation. So we will discuss one by one. So here first है हमारा physical rotation. सो फिजिकल रोटेशन का मतलब सीधे है नेचुरल लाइफ स्पैन से सीधे रिलेट करना है इसे. मतलब कोई भी ट्री स्पीसीज़ को अगर हम कब उसकी नेचुरल लाइफ स्पैन में कट डाउन कर रहे हैं तो मैक्सिमम उसकी जो लाइफ है वहाँ तक उसे हमें लेके जाके फिर कट डाउन हो रहा है वो, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल रोटेशन. तो फिजिकल रोटेशन कहाँ होता है, जैसे हमने कोई मतलब ऐसे इसका मतलब कहाँ अप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या है कि रोड साइड हमने कोई प्लांटेशन किया है एस्थेटिक रूप से, मतलब एस्थेटिक है, पार्क लैंड है जहाँ पे हमें क्या है, हमें कोई ट्री से कुछ ऐसा चाहिए नहीं कि कोई भी ना हमें ट्री टिम्बर चाहिए, ना हमें कोई ऐसे मतलब वो चाहिए रीजनरेशन के लिए कोई सीड्स चाहिए. सो जस्ट फॉर एस्थेटिक इन सब चीज़ों के लिए जो हमें उसको पूरी होल उसकी लाइफ स्पैन के लिए हम लगाते हैं. रोड साइड है, पार्क साइड में है, सो वी विल यूज़ this rotation there. And then we will go
फॉर ये वैसे ये टर्म इतना हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो हमारे बेसिकली इतना ही हमें फिजिकल रोटेशन में याद रखना है। एंड सेकंड है सिल्वीकल्चरल रोटेशन। तो सिल्वीकल्चरल रोटेशन भी क्या होता है कि ये दोनों हमारा एक बायोलॉजिकल रोटेशन के साथ रिलेट होते हैं। तो सिल्वीकल्चरल रोटेशन में क्या होता है, हम जो ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं वो जहाँ पे तक एक ट्री हमारा बेस्ट रीजनरेशन कर रहा है, कहने का मतलब है बेस्ट वाइबल सीड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड मतलब एक कहते हैं ना विगरस टाइप ऑफ सीड एंड अच्छी कॉपिसिंग सूट प्रोवाइड करवा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक अच्छी वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो उसका सेटिस्फैक्ट्री रिप्रोडक्शन और ग्रोथ फॉर्म है जिस एज तक वो दे रहा है या प्रॉपरली उस फॉर्म में है, जैसे रीजनरेशन अच्छा कर रहा है या एक वाइबल सीड हमें दे रहा है, तो रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है उस एज तक अगर जिस रोटेशन पीरियड को हम रखते हैं, दैट इज सिल्वीकल्चरल रोटेशन। तो अब ये कहते हैं कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं इसमें सिल्वीकल्चरल रोटेशन यूजफुल टू मैनेज प्राइमरली एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल पर्पसेस, बट दिस इज़ नॉट, मतलब ये ज़्यादा नहीं होता। वैसे सिल्वीकल्चरल रोटेशन हमारा मेनली रीजनरेशन के लिए होता है। एक पल के लिए हम कहें ये वाली लाइन में हम यहाँ नहीं कंसिडर करेंगे इसको। तो मेनली क्या है कि रीजनरेशन के लिए और उसके रीजनरेशन के लिए और अच्छे सीड प्रोडक्शन के लिए, तो इसके लिए हम सिल्वीकल्चरल रोटेशन को प्रेफर करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोचो कि एक 10 ईयर में हमारा 25 सेंटीमीटर था, 20 ईयर में मेरा 26 सेंटीमीटर है, ग्रोथ बढ़ा या वॉल्यूम बढ़ा, या फिर हो सकता है एनुअल में एवरेज वॉल्यूम इंक्रीमेंट बता रही हूँ। 30 ईयर में एंड 30 में 40 में एंड 50 से उसने रिड्यूस कर दिया कि जो उसका डायमीटर है, वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम जो बढ़ रहा था वो कम होने लग गया। तो 40 में मैक्सिमम था, मुझे आगे 50-60 में नहीं लेना है, तो 40 में क्या कर रहा है वो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन कर रहा है, तो वी विल कंसिडर इट। तो हम 40 को रोटेशन मानेंगे, उस रोटेशन पीरियड 40 का रोटेशन पीरियड इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारी मैक्सिमम एक टर्म आती है MAI, मैक्सिमम एनुअल इंक्रीमेंट का हो रहा है। सो मैक्सिमम एनुअल इंक्रीमेंट हमारी जिस एज ग्रुप में होगा, वी विल कंसिडर दैट रोटेशन फॉर दिस। तो जब बात होती है कि रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन, तो हम MAI को लेते हैं। MAI का मतलब मीन एनुअल इंक्रीमेंट जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। मीन का मतलब कि मैंने जो डिफरेंट एज में देखा, 10 ईयर में, 20 ईयर में, 30 ईयर में, 40 ईयर, और एक एज के बाद क्या होता है तो डिक्रीज़ करने लग जाता है हमारा वॉल्यूम, क्योंकि ग्रोथ कम होने लग जाती है, स्पीड देखी जाती है कि पर ईयर स्पीड कितनी तेज़ हो रही है। तो एक एज तक जो है ट्रीज फास्ट ग्रो करते हैं, एंड मैक्सिमम जिस फास्ट ग्रोइंग जिस ईयर में हो रही है वो ईयर को हम इस रोटेशन के लिए कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल कि 40 ईयर्स में मैक्सिमम मिल रहा था, तो हम 40 ईयर्स को 40 ईयर्स का रोटेशन प्लान करेंगे फॉर दिस पर्पस, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल रोटेशन की। टेक्निकल रोटेशन भी इसी में आ जाता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, मैक्सिमम मटेरियल की मतलब प्रोडक्शन के लिए से कर रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अगर क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे 20 ईयर्स का है, फिर 30 ईयर्स का है, फिर 40 ईयर्स का है, और मुझे यहाँ 21 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, इतना 50 ईयर्स में मुझे इतना सेंटीमीटर डायामीटर है या सेंटीमीटर गर्थ है इनकी इतने इतने एज में। तो अब क्या होता है कि टेक्निकल क्या होता है, इन मार्केट डिमांड, इन इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज होता है। तो बेसिकली क्या होता है जैसे कि जो इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए, जो फॉर्म्स के लिए, जो हमारे फॉरेस्ट मैनेज किए जाते हैं, जो टिम्बर्स के लिए बनाए जाते हैं, तो मुझे अगर किसी पर्पज़ के लिए 25 सेंटीमीटर की वुड का, टिम्बर का या फिर वॉल्यूम का प्रोडक्शन मतलब चाहिए मुझे, जैसे रेलवे स्लीपर बनाने हैं, माइन प्रॉप्स एंड ट्रांसमिशन पोल्स, मैच वुड, पेपर वुड, इन सब के लिए क्या होता है एक पर्टिकुलर डिमांड होती है, मार्केट इंडस्ट्री की डिमांड होती है। तो उसके लिए हम पर्टिकुलर गर्थ, डायमीटर या वॉल्यूम के बेस पर डिसाइड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इन 30 ईयर्स में मुझे इस एज मतलब इस गर्थ का, इस डायमीटर का या इस गर्थ का मुझे वो रिक्वायरमेंट है। सो 30 ईयर में मुझे ये मिल रही है, तो मैं टेक्निकल रोटेशन के लिए 30 ईयर का रोटेशन प्लान करूँगी, एंड 30 ईयर्स का मतलब रोटेशन होगा जिसमें मेरे ट्रीज हैं, मेरे जो क्रॉप है वो 30 ईयर्स में कट डाउन होगी। दैट्स। अब हम बात कर लेते हैं रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम, जिसको हम रेवेन्यू रोटेशन भी कहते हैं। अब हम इनकम पे आ गए, हम इस वाले में हम फाइनेंस की बात करने लगे। पहले हमने बायोलॉजिकल ग्रोथ की बात करी, एंड सेकंड वाले में हमने वॉल्यूम देखा कि हमें प्रोडक्शन मैक्सिमम कहाँ से मिला है। थर्ड वाले दो ऑप्शन में हम इसमें देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल एंड इनकम रेवेन्यू वाला, तो उसमें हम देखेंगे कि हम इनकम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इकोनॉमिक को, मतलब इकोनॉमिक्स उसके लिए प्रायोरिटी दे रहे हैं। सो इसमें क्या होता है कि इस रोटेशन में हम जो है कि हाईएस्ट इनकम में, तो बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि कब हमें हमारा जो ट्रीज़ हैं वो तब कट डाउन होंगे जब मैक्सिमम एवरेज जो है हमारा, मतलब हाईएस्ट एवरेज एनुअल इनकम दे रहा है विदाउट इंटरेस्ट।
सबसे बड़ी बात है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है जिस एज ग्रुप में ट्रीज मतलब फॉरेस्ट हमें क्या दे रहा है, हाईएस्ट एवरेज एनुअल इनकम दे रहा है। तो वहाँ पे हम ट्रीज को कट डाउन करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट इनकम रोटेशन, रेवेन्यू रोटेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि हम देखेंगे इसमें एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, मीन एनुअल नेट रेवेन्यू हम निकालने के लिए हम इसको कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी सो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम वाई आर ले रहे हैं कि मतलब इसमें सब कुछ देख रहे हैं, फैलिंग जो हमने फाइनल जो हमारी फैलिंग हो रही है वो कितनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑल थिनिंग ड्यूरिंग रोटेशन, तो रोटेशन के दौरान जो थिनिंग्स हमें मिला पूरे स्टैंड में उसको भी हम इसमें ऐड मतलब इसमें वो करेंगे, मतलब इसी के साथ लेंगे। एंड देन हमें जो कॉस्ट लगाई थी स्टैंड का वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे नेट इनकम की। सो हाईएस्ट एवरेज एनुअल ग्रॉस और नेट इनकम की बात कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ें जो कॉस्ट लगा है हमारा और एनुअल जो अदर मेंटेनेंस चार्ज लगा है वो सब माइनस होंगे, वो सब हटेंगे। और रोटेशन ईयर्स के साथ हम इसको देखेंगे कितने साल का रोटेशन हमें जरूर, मतलब जब हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम रेवेन्यू, मतलब मैक्सिमम हमें इनकम दे रहा है। सो वो सारी कॉस्ट हटेंगी इसमें जो भी हम मेंटेनेंस में लगा रहे हैं, एंड देन हमें मैक्सिमम जिस एज में मिल रहा है वी विल मतलब कंसिडर इट। सो कहते हैं कि इसमें हम इसको जो इसमें एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्च आया है और ये सारे वो होंगे, बट इसमें इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू, मतलब ये कह रहे हैं कि डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो ये कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये है पब्लिक फॉरेस्ट्री और नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये शॉर्टर होता है, जो हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन होता है उससे छोटा ही हम इसे रखते हैं, क्योंकि हमें हाईएस्ट इनकम जिस एज में मिल जा रही है तो वी विल कंसिडर इट फॉर दैट। सो मैक्सिमम एवरेज एनुअल फाइनेंशियल रिटर्न के लिए हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। और अगर हम अब बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रोटेशन, जिसको हम इकोनॉमिक रोटेशन भी कहते हैं। तो फाइनेंशियल रोटेशन का मतलब ही है सीधे सीधे, जब हम ट्रीज को तब कट करेंगे व्हेन इट गिव्स अस मैक्सिमम प्रॉफिट, और साथ में हमें इंटरेस्ट भी कंसिडर करना होता है और इन्वेस्टमेंट उसको भी कंसिडर हमें करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि अभी हम इसको हम बहुत इजी वे में समझेंगे, दोनों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है दोनों टर्म में, फाइनेंशियल एंड जो इनकम में है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें ज़्यादा नहीं पर थोड़ा डिफरेंस है, उसको हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसके लिए क्या है, मुझे जब हाईएस्ट इनकम कब मिल रही है, हो सकता है एक 50 ईयर्स में रोटेशन में मुझे एवरेज जो ईयर के हिसाब से मिल रहा है 10,000 मिल रहा है, 10,000 रुपीज़ मुझे 40 मतलब 50 ईयर्स के बाद मुझे 10 या फिर 20,000 ले लो कि एग्जाम्पल हमें मिल रहा है। बट वही चीज़ अगर मैं 70 ईयर्स में लूँ, 70 ईयर्स के बाद मुझे 9,000 पर ईयर मिल रहा है, मतलब 9,000 एवरेज नेट, मतलब एवरेज जो जा रहा है पर ईयर का 9,000 पर रुपी, हाँ पर ईयर रुपीज़ मिल रहा है। सो क्योंकि जब हम टाइम एनहांस करते हैं, टाइम बढ़ा देते हैं, तो हमारा क्या होता है कि ज़्यादा इनकम हमें कम साल में मिल रही है, और जिन साल के बाद मुझे सबसे ज़्यादा इनकम मिल रही है वो भी एवरेज के बेस पर मैं देखूँगी, उसे मैं फाइनेंशियल रोटेशन के लिए रखूँगी। सो होता क्या है कि मैं सॉरी उसको हम उसके लिए रखेंगे, हाईएस्ट इनकम के लिए रखेंगे। हाईएस्ट इनकम की बात हो रही है ना पहले, तो फिर फाइनेंशियल रोटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम हाईएस्ट इनकम को इम्प्लीमेंट करेंगे कि जब मुझे सारा कॉस्ट लगाकर, सारा कॉस्ट वगैरह लगाकर मैक्सिमम एवरेज कम मिल रहा है, तो मैं उस साल को हाईएस्ट इनकम रोटेशन कहूँगी। जब हर साल इनकम मतलब जब हर साल की इनकम क्या है सबसे ज़्यादा हो रही है मुझे, क्योंकि 40 साल तो हो सकता है, 50 साल तक मुझे 10-10 मिल रहा था, और अगर मैं 70 साल तक इसको एनहांस करती हूँ तो इसके बाद इसका जो बाकी का चार्ज वो सब लगेगा तो कम हो जाएगा, तो हाईएस्ट इनकम के लिए। अब जो हम फाइनेंशियल रोटेशन की बात करते हैं तो हाईएस्ट नेट रिटर्न हमें कम मिल रहा है, तो ये कहते हैं कि हाईएस्ट नेट इनकम हमें क्यों मिल रहा है, तो मतलब ये रियल प्रॉफिट के लिए किया जाता है। सो इसमें क्या होगा कि रियल प्रॉफिट हमें कम मिल रहा है, तो अगर मैं क्या कहूँ, हम 70 ईयर्स तक का इसको बढ़ाते हैं, तो 70 ईयर में क्या होगा, टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ेगा तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है। तो जब हम टाइम को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट लॉस होगा, तो हमें फाइनेंशियल रोटेशन का मतलब रियल प्रॉफिट चाहिए। तो अब फाइनेंशियल रोटेशन कहाँ पे कंसिडर करेंगे, अब हो सकता है मैंने 50 है मुझे इतना प्रॉफिट मिला, एंड 55 में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिला, एंड जो 70 में है मुझे 70 में मुझे क्या हो रहा है, मेरा इंटरेस्ट की वजह से मेरा क्या है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लेस मिला। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला है, यहाँ पे प्रॉफिट हाई है, एंड वहाँ 70 में टाइम की वजह से प्रॉफिट लॉस होने लग गया, मुझे कम मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे 55 ईयर्स को कंसिडर करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो हाइस्ट प्रॉफिट जब मुझे मिल रहा है तो ये वाला रोटेशन हमारा फाइनेंशियल रोटेशन कहा जाता है। सो इसमें एक बेसिक सा फॉर्मूला है सॉइल एक्सपेक्टेशन, हम इसको डिस्कस करेंगे और भी कि मैं इसको फाइनेंशियल रोटेशन में सॉइल का क्या रोल है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा।
सो अब हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, मोर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हाइस्ट इनकम रोटेशन से ज़्यादा रियलिस्टिक होता है एंड शॉर्टर होता है मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन से। इसका जो टाइम पीरियड होगा छोटा होता है, मतलब कम होता है। एंड दूसरा ये होता है प्राइवेट फॉरेस्ट के लिए, मतलब प्राइवेट फॉरेस्ट ऑनर्स के लिए, कमर्शियल फॉरेस्ट्री के लिए ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है, जहाँ पे हम कमर्शियल यूजेस के लिए कर रहे हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। सो अगर हम बात करते हैं सिंपल टर्म में, तो हाइस्ट इनकम वाला जो है, हाइस्ट इनकम वाला क्या है, हमें हर साल इनकम सबसे ज़्यादा मिल रही है, मतलब हर साल की इनकम हमें सबसे ज़्यादा जब मिल रही है, तो हाइस्ट इनकम वाले के लिए हम कंसिडर करेंगे ना। जैसे मुझे 40 में मिला, 50 में मिला, 60 में मिला, तो एवरेज मुझे एक साल मुझे 10,000 मिल रहे हैं, जब कम है मेरी एवरेज ईयर की। एंड जब बाद में मैं टाइम को लंबा कर रही हूँ तो मुझे कम जा रही है मेरी एवरेज ईयर की जो इनकम है। तो मतलब वहाँ पे मैं इसके बेस पर देखती हूँ सब कुछ, इंटरेस्ट वगैरह ये सब, मतलब बाकी का जो उसमें वैल्यू लगी है, मेरी थिनिंग वगैरह, कॉस्ट, बाकी सब चीज़ें लगा लोगों की जो एवरेज मुझे मिल रहा है। एंड देन फाइनेंशियल में देखते हैं कि हमें प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंटरेस्ट वगैरह के बाद भी जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो कौन से ईयर्स में मिल रहा है। तो जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा तो वहाँ पर हम फाइनेंशियल रोटेशन को कंसिडर करेंगे। वैसे अगर बहुत सिंपल ट्रिक के साथ समझे तो हाइस्ट इनकम रोटेशन में हम बात करते हैं कि ईयरली इनकम की बात हो रही है, ईयरली इनकम कितनी मिल रही है, कब का मुझे सबसे मैक्सिमम मिल रही है। फाइनेंशियल रोटेशन में रियल नेट प्रॉफिट मुझे कितने में मिलेगा जो है, मैं लंबा खींच दूंगी, टाइम बढ़ जाएगा तो मुझे रियल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है। तो मोर रोटेशन उसके बेस पे डिसाइड होता है। अब यहाँ पे हम छोटा सा देखते हैं रोटेशन एंड इनको समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजन ही क्रिएट हमेशा करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल फॉर्म में चलते हैं दोनों, हमारे साइंटिफिक बायोलॉजिकल फॉर्म में। एंड सेकंड दोनों को हम ले रहे हैं प्रोडक्शन की, वॉल्यूम कितना है, बायोमास कितना दे रहा है, वॉल्यूम। एंड लास्ट के दोनों को हम इकोनॉमिक बेस पे ले रहे हैं। तो एक सिंपल सा देखिए हमने ग्रुपिंग कर दी कि समझने के लिए आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अब बेसिकली यह है कि अगर मैंने पहले सिल्विकल्चरल और जो फिजिकल रोटेशन है उसमें एक चीज़ मैंने पहले बताना मैं भूली हूँ कि लाइफ स्पैन, नेचुरल लाइफ स्पैन हम इसमें कर रहे हैं। तो लाइफ स्पैन के बेस पे यानी कि किसी भी ट्रीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर टीक है, अगर वो है साल है, माना कि उसकी एज अगर 150 ईयर्स है, तो हम कंसिडर करेंगे सिल्विकल्चरल, सॉरी फिजिकल में, कि जितनी उसकी लाइफ स्पैन है। रीजनरेशन मतलब सिल्विकल्चरल में थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा, हो सकता है वो सबसे 90 ईयर्स में अच्छा गुड सीड एंड रीजनरेशन कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी है, तो 90 ईयर्स तक दे रहा है। उसके बाद वो मतलब ऐसे ही कुछ ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस नहीं रह रही है, बेस्ड ऑन दिस रीजनरेशन कैपेसिटी के हैं या कॉपसिंग कैपेसिटी का है, मतलब नया प्लान बनने के लिए। तो वी विल मतलब हम 90 ईयर का रोटेशन प्लान करेंगे फॉर द सिल्विकल्चरल वन। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन हमने देखा एम ए आई के बेस पे, अगर कोई भी माना 130 ईयर 140 ईयर किसी टीक का ट्रीज है, तो एक मैक्सिमम एवरेज वॉल्यूम का प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि एक एज के बाद वो कम करना स्टार्ट करता है। तो हो सकता है बीच मिड किसी ईयर्स में 90 80 40 ईयर्स में वो अच्छा करे, तो हम इस बेस पे अपना प्लान करेंगे। एंड टेक्निकल हमारी मार्केट डिमांड कितनी है उसके बेस में हम प्लान करेंगे इस रोटेशन को, कटिंग और फेलिंग जो भी हम इसका डिसाइड करते हैं। एंड हाइस्ट इनकम एंड फाइनेंशियल वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि कैसे होता है। हाई ईयरली इनकम के बेस पर देखना है, जब हमें ईयरली इनकम का एवरेज चाहिए कि कितना मिल रहा है मुझे, बाकी सारी चीज़ें हटा के, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो देन एंड जब मुझे नेट रिटर्न देखना है कि मुझे प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है, कब मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसने में मुझे प्रॉफिट किस में होगा, तो मैं कहीं ना कहीं फाइनेंस को देख रही हूँ अपनी। तो मैक्सिमम नेट प्रॉफिट मुझे कहाँ मिल रहा है, एनुअल इनकम के बेस पर हाइस्ट इनकम की उसमें जाएंगे। एंड नेट प्रॉफिट मुझे जिस रोटेशन में जिस पीरियड में मिलेगा, सो वी विल कंसिडर फाइनेंशियल रोटेशन। तो ये तो सब था सिंपल रोटेशन के लिए, जो कि बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की है। उसके अलावा एक और टर्म इसमें आती है जो हमने यहाँ पे नहीं मेंशन की है मैंने, बट इसमें कहते हैं कि लेंथ ऑफ रोटेशन। तो अभी लेंथ ऑफ रोटेशन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ रोटेशन क्या होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे रोटेशन की लेंथ किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगी। सो सबसे पहले क्या होता है कि हम कैसे करें, मतलब टाइप ऑफ रोटेशन का चॉइस मतलब क्या है। एक तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट रहेगा पहले, कि हमें कौन सा रोटेशन टाइप अप्लाई करना है, हमें चाहिए कितने, कौन सा रोटेशन चाहिए, पीरियड क्या चाहिए, रोटेशन पीरियड किसी पर्टिकुलर उसके लिए। तो इसके लिए पहले तो हमारा सबसे पहले मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्ट है हमारे, हम क्यों क्या क्या करना चाह रहे हैं, हम क्यों मैनेज करना चाह रहे हैं, हम किसी इंडस्ट्री के लिए मैनेज करना चाह रहे हैं, हम किसी नेचुरल ग्रोथ के लिए करना चाह रहे हैं, एस्थेटिक्स के लिए पर्पज़ के लिए करना चाह रहे हैं, कुछ और पर्पज़ के लिए करना चाह रहे हैं। सो दिस कंप्लीटली रोटेशन डिपेंड ऑन दिस। सो दूसरी चीज़ क्या होती है, इंटरेक्शन हम कह सकते हैं, और ऑल्सो फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर भी हम इसमें रखते हैं कि फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं। दूसरा सबसे पहले चीज़ आती है रेट ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक चीज़ आती है जो कि लेंथ ऑफ रोटेशन कहाँ कहाँ डिपेंड करता है। तो पहले चीज़ आती है रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब ये भी स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है कि साइट की फर्टिलिटी कैसी है,
और जो हम थीनिंग कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कैसी है। तो रेट ऑफ ग्रोथ मतलब अब हमारी ग्रोथ की रेटिंग क्या है, मतलब हो सकता है कोई स्लो ग्रो करती है, कोई स्पीसीज फास्ट ग्रोइंग है, तो हम रोटेशन पीरियड उसके बेस पे डिसाइड करते हैं। एंड दूसरा है हम सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो होते हैं हमारे उस किसी भी स्पीसीज के, उसको भी हम उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड करते हैं। इन फैक्टर से भी हम कह सकते हैं कि कैसे रोटेशन को डिसाइड करा जाता है कि नेचुरल लाइफ स्पैन क्या है किसी भी उसका नेचुरल मतलब नेचुरल लाइफ स्पैन देखेंगे, एज क्या है, सीड प्रोडक्शन की एज क्या है, एक अच्छी ग्रोथ मतलब कहते हैं ना एज और क्वालिटी ऑफ टिम्बर देने की एक एज कौन सी है। तो ये सब हमारे सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकते हैं। और सॉइल को हम सबसे ऊपर रखते हैं कि सॉइल की कंडीशन कैसी है, मतलब क्या है सॉइल का मतलब एक्चुअली जो इन्फ्लुएंस है वो कैसा है, तो ये सब इसमें रख जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक कंसिडरेशन, जो इसके लिए हम बहुत सबसे मेन पॉइंट इसी में आके रुकता है कि जैसे कॉस्ट क्या है, प्राइस, डिफरेंट प्राइस, साइज़, टाइम, ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि इस सब फैक्टर को हम मतलब डिटरमिन करेंगे कि हम किस तरीके का रोटेशन हमें कितना रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं इकोनॉमिक पर्पज़ से। एंड दूसरा आता है हमारा सोशल, तो सोशियो इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ये तो खैर मतलब एक अलग अलग फैक्टर है। और इसी के साथ है कि हम बाकी चीज़ें भी रखते हैं कि उसकी सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऑफ द स्टेट, इन सब चीज़ों के बेस पे ध्यान दिया जाता है। सो दिस वाज कंप्लीटली रोटेशन। और मैंने आई होप इसमें रोटेशन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब पॉइंट है, और मैंने इसमें पूरा का पूरा रोटेशन उसके टाइप बहुत कम टाइम में समझाने की कोशिश की है। आई होप ये यूज़फुल होगा। इफ़ मतलब ये पूरा लेक्चर थोड़ा भी यूज़फुल रहा है तो इसको आप शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने लोग इस पे जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सो आई विल मतलब मोटिवेट रहूँगी मैं। एंड देन मैं इसमें आगे भी काम करना चाहूँगी कि उसको और कोई ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ईजी वे में समझते हैं, आसान होते हैं, और जब तक हमको इन जनरलाइज वे में नहीं समझते तो हमारे लिए इतना आसान नहीं रहता। पर ये बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है जब तक हम इसे समझते नहीं हैं, बट इट इज़ मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इसका पार्ट। और रोटेशन फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और नॉट ओनली द फॉर द क्लास पर्पज एंड ऑल बट एवरी एग्जाम पर्पज से भी इसका हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।